Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Rabia and today's anatomy lecture is about terms which are related with the movement and the skin. जो मोशन हम करते हैं या जो मूवमेंट्स हम करते हैं उनकी क्या नाम है, उनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्शन के बारे में। लिम्स की मूवमेंट हो या आपके टॉर्सो की मूवमेंट हो, यानी आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम की मूवमेंट हो, ये सारी मूवमेंट्स से रिलेटेड टर्म्स हैं। फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन हमारे पास वो मूवमेंट है, वो बेंडिंग मूवमेंट है जिसमें आपकी दो मूविंग बोन्स के बीच में जो एंगल है वो रिड्यूस होगा। जब आप अपने फोर आर्म को लेकर जाओगे क्लोज टू द अपर आर्म, तो दिस मोमेंट एट द एल्बो जॉइंट इज़ फ्लेक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो लोअर आर्म की बोन्स हैं, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द ह्यूमरस जो कि अपर आर्म की बोन है। और इस तरह से इस मूवमेंट के दौरान दोनों मूविंग बोन्स के बीच में जो एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है और ये मोशन जो है वो फ्लेक्शन कहलाती है। दिस एरो इन ऑरेंज, ये आपकी मूवमेंट जो है वो कौन सी है? फ्लेक्शन मूवमेंट एट द शोल्डर जॉइंट। जब आप अपने अपर लिम्ब को अपने फ्रंट से ऊपर उठाएंगे, इंटीरियर सरफेस से ऊपर उठाएंगे बॉडी के, तो ये मूवमेंट क्या कहलाएगी? आपकी फ्लेक्शन कहलाएगी। देखिए, अगर ये लिम्ब आपकी बिल्कुल बॉडी के साथ हैंग किया हुआ होगा और आप जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है वो एंगल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। एक्सटेंशन इसकी ऑपोजिट मूवमेंट है। स्ट्रेटनिंग है जिसमें आपकी दो मूविंग बोन्स के बीच में एंगल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो दैट मूवमेंट विल बी द एक्सटेंशन। अगेन उसी तरह से हम शोल्डर मूवमेंट के ऊपर देख रहे हैं। ब्लू एरो के अंदर जो हाईलाइट की हुई है, ये आर्म जो है आप अपनी बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी आप बैक से पीछे लेकर आ रहे हैं, तो दिस मोमेंट विल बी द एक्सटेंशन। ये मोमेंट्स जितनी भी हैं आप जब समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप अपने ऊपर खुद परफॉर्म करेंगे हर जॉइंट के ऊपर, शोल्डर जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे, रिस्ट पे, फिंगर्स पे, अगेन इसी तरह से लोअर लिम्ब के ऊपर। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है एबडक्शन एंड एडक्शन। जो एबडक्शन मूवमेंट है, जो कि आपके पर्पल एरो के अंदर हाईलाइट की गई है, इसमें आपकी लिम्ब जो होगी वो मूव करेगी अवे फ्रॉम द बॉडी। ये मूवमेंट है आपकी, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है कि आपकी लिम्ब जो है वो बॉडी से अवे मूव कर रही है, तो दिस मूवमेंट विल बी द एबडक्शन। एडक्शन वो मूवमेंट है जिसमें आपकी लिम्ब जो होगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स द बॉडी। ये आपका एरो जो है, जब आपका आर्म यहाँ से इस डायरेक्शन से क्लोज टू बॉडी आएगा, तो दिस मूवमेंट विल बी द एडक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट इज़ मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन हमारे पास वो मूवमेंट है जिसमें आपकी मूविंग जॉइंट की जो इंटीरियर सरफेस होगी वो मूव करेगी मीडियली। इसमें आपने क्या करना है? अपने शोल्डर जॉइंट को फिक्स रखना है। आपका जो फोर आर्म है वो बेंडिंग पोजीशन में हो, जैसे ये आपकी पोजीशन दिखाई गई है इस पिक्चर के अंदर। शोल्डर जॉइंट आपका फिक्स होगा, ठीक है। आपने अपने जो लोअर आर्म है उसको मूव करना है टुवर्ड्स द बॉडी और फील करना है कि आपकी जो बॉल है ह्यूमरस की वो किस तरफ को रोटेट कर रही है। वो रोटेट करेगी इस मूवमेंट के अंदर इंटरनली, ठीक है, मीडियली बॉडी की तरफ। तो ये मूवमेंट जो है वो हमारी मीडियल रोटेशन है। जबकि आपकी बाहर की तरफ की जो मूवमेंट होगी वो आपकी क्या होगी? लेटरल रोटेशन। नेक्स्ट इज सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन जो है वो सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, जो अभी हमने सारी 6 की 6 मूवमेंट्स पढ़ी हैं, इन 6 की 6 मूवमेंट्स का सम जो है वो सर्कमडक्शन होता है। एक पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें फ्लेक्शन भी होगी, एबडक्शन एडक्शन भी होगी, रोटेशंस भी होंगी, और इस तरह से आपका पूरा जो
इसके एग्जांपल जो है वो इस तरह से है कि जो फास्ट बॉलर बॉल कराने से पहले अपने हाथ को पूरा घुमाता है ना, वो जो उसकी मूवमेंट है वो आपकी सर्कमडक्शन मूवमेंट है। नेक्स्ट मूवमेंट इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। जैसे हमने पिछली बार सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन पढ़ा था, सेम वही है कि जब आपका पाम या फोर आर्म एंटीरियरली फेस कर रहा होगा तो वो आपकी पोजीशन क्या होगी, सुपिनेशन, लाइक दिस। ये आपकी इंटीरियर सरफेस जो है वो अपवर्ड फेस कर रही है, दिस पोजीशन विल बी द सुपिनेशन, ऑपोजिट टू दिस विल बी द प्रोनेशन। ये मूवमेंट्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्जन एंड ईवर्जन। इनवर्जन जो है वो आपकी वो मूवमेंट है जिसमें सोल ऑफ द फुट मूव करेगा इनवर्ड मीडियली, लाइक दिस पोजीशन ऑफ द फुट विल बी द इनवर्जन, जिसमें आप देख रहे हो कि इंफीरियर सरफेस ऑफ द सोल या इंफीरियर सरफेस ऑफ द फुट जो है वो मूव कर रही है या फेस कर रही है इनवर्ड। ई वर्जन जो है वो हमारे पास वो सरफेस है, वो मोशन है, वो मोमेंट है जिसमें आपका सोल जो है वो मूव कर रहा है लेटरली आउटवर्ड। ये आपकी ई वर्जन है। नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये लोअर जॉ और स्कैपुला के ऊपर होने वाली मूवमेंट्स हैं। प्रोट्रैक्शन का मूवमेंट मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट होगी लोअर जॉ के ऊपर, रिट्रैक्शन का मतलब है बैकवर्ड मूवमेंट होगी। दिस इज योर लोअर जॉ। आप देख रहे हैं कि लोअर जॉ जो है वो बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड कर गया हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो दिस मूवमेंट विल बी द प्रोट्रैक्शन। जबकि ये लोअर जॉ जो है वो बैकवर्ड गया हुआ है, ये एरो हेड की डायरेक्शन आपको बता रहा है कि ये बाहर निकला हुआ है, तो दिस विल बी द प्रोट्रैक्शन, और ये अंदर को जो है वो गया हुआ है, दिस विल बी द रिट्रैक्शन। उसके बाद है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अगेन उसी तरह से जॉ के ऊपर भी है और स्कैपुला के ऊपर भी है। एलिवेशन का मतलब है कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन जो है स्कैपुला की, उससे जब वो स्कैपुला ऊपर की तरफ उठ जाएगी, रेज हो जाएगी, दैट मूवमेंट विल बी द एलिवेशन। जब वो डाउनवर्ड हो जाएगी तो दैट विल बी द डिप्रेशन। ओपोजिशन एंड रीपोजिशन। ओपोजिशन हमारे पास थंब की वो मोमेंट है जिसमें थंब का जो इंटीरियर सरफेस है, ये वाला जो पोर्शन है, वो मूव करेगा विद द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द अदर डिजिट्स। जैसे हम हाथ पे तस्बीह करते हैं तो वो जो आपकी सारी मोशन है या पोजीशन है, दैट विल बी द ऑपोजिशन, जिसमें आप अपने थंब को जो है वो लेकर जाते हैं विद एवरी अदर डिजिट के इंटीरियर सरफेस के साथ टच करते हैं। एज शोन इन योर डायग्राम कि ये जो पोजीशन है ये थंब की ओपोजिशन है, जबकि इस पोजीशन से वापस थंब का अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ जाना जो है वो पोजीशन आपकी जो मोमेंट है वो रीपोजिशन है। अगेन इसको बता रही हूँ, थंब का इंटीरियर सरफेस का टच करना विद द इंटीरियर सरफेस ऑफ अदर डिजिट्स इज टर्म्ड एज ओपोजिशन। ये आपको दिखाया गया, ओपोजिशन ऑफ डिजिट 2, ओपोजिशन ऑफ डिजिट 3, 4, 5। इस पोजीशन से वापस उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ जाना जो है वो आपकी क्या है, रीपोजिशन। अब हम चलते हैं स्किन की तरफ। स्किन जो है वो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आपकी बॉडी को जो है आपकी इनर जो विजरास हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लार्जेस्ट ऑर्गन है, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे देखें तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओवरऑल स्किन की जो थिकनेस है वो 2 to 3 मिलीमीटर थिक होती है। इसकी थिकनेस जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो सेम नहीं है, यानी आपकी जो पाम है और सोल है वहाँ पे स्किन जो होगी वो थिक होगी एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन है कि वुमेन की जो स्किन होगी वो थिन होगी एज कम्पेयर टू द मेल, यानी इन अदर वर्ड्स मेल की जो स्किन होगी वो थिक होगी। कैरोटीन की वजह से जो स्किन का येलोइश टिंट आता है वो कैरोटीन की वजह से आता है। डर्मिस जो है वो एक स्किन की सब लेयर है। स्किन जो है वो 2 मेजर लेयर्स से मिलकर बना हुआ है, एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस।
तो जो एपिडर्मिस में ब्लड फ्लो है उस वहाँ पे ब्लड के फ्लो की वजह से रेडिश ह्यू आता है स्किन के अंदर, जबकि जो ब्राउनिश शेड है स्किन का वो मेलानिन की वजह से है। मेलानिन एक ब्राउन कलर का पिगमेंट है जो कि रिलीज़ किया जाता है बाय द मेलानोसाइट्स इन द स्किन। अब हम चलते हैं लेयर्स ऑफ स्किन के ऊपर। हमने अभी बात की थी कि स्किन की जो है वो टोटल 2 लेयर्स हैं, एक एपिडर्मल लेयर है और दूसरी डर्मल लेयर है। पहले एपिडर्मल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसको क्यूटिकल लेयर पे बोलते हैं। ये एवेस्कुलर लेयर है, यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं आती। एपिडर्मिस से नीचे पड़ी हुई जो लेयर है डर्मिस, वहाँ पे ब्लड सप्लाई है और डर्मिस से डिफ्यूजन के थ्रू एपिडर्मिस तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एपिडर्मिस जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। एपिथेलियल टिश्यू हमने कल पढ़ा था कि इट इज़ वन ऑफ द बेसिक 4 जो आपके टिश्यूज़ हैं उसमें से एक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये है कि एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनकी रोज़ 1 या 2 से ज़्यादा होंगी। जब नंबर ऑफ रोज ऑफ सेल्स इन एन एपिथेलियल टिश्यू विल बी मोर देन 2, इट विल बी टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। यानी अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा। अगर ये नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती जाएंगी तो आप उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स की नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल्स जो हैं वो जब बढ़ेंगी तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होगा। और इस तरह से जो एपिडर्मल है लेयर ऑफ द स्किन वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। जो एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन है वो एक्टोडर्म से डिराइव हुई हुई होती है। अब आपको ये पता है कि आप अपना चिक वाला चैप्टर पढ़ कर आए थे एफएससी में, उसमें हमारे पास 3 जो है वो लेयर्स बनती हैं, उनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं। एक्टोडर्मल जो लेयर है उससे आपकी जो एपिडर्मस लेयर ऑफ द स्किन है वो बनेगी। एपिडर्मल लेयर में नॉर्मली वियर एंड टियर हो रहा होता है, यानी सेल्स जो हैं वो टूट के उतर रहे होते हैं, ठीक है, गिर रहे होते हैं और न्यू सेल्स उसकी जगह पे रिप्लेस होते रहते हैं। दिस फिनोमेना इज वियर एंड टियर। ये जो वियर एंड टियर का प्रोसेस है ये एज के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यंग एज में आफ्टर 5 years स्किन जो है वो कम्प्लीटली न्यू आ जाती है, तो ओल्ड एज के अंदर ये प्रोसेस जो है वो 10 years तक चला जाएगा या 7 years तक चला जाएगा। ये टर्नओवर जो है वो स्लो होता रहता है। इस एपिडर्मल लेयर के अंदर मज़ीद 5 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, यही वो सेल्स हैं, इस लेयर वाले सेल्स होंगे जो शेड ऑफ होते रहते हैं, जो जिसमें वियर एंड टियर का फिनोमेना हो रहा होता है। नेक्स्ट टू स्ट्रेटम कॉर्नियम विल बी द स्ट्रेटम ल्यूसिडम। उससे निचली लेयर जो होगी, सब लेयर ऑफ एपिडर्मल जो होगी वो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होगी, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम आएगी और फिर बेसिलाए आएंगे। ये हम लेयर्स यहाँ पे देख भी रहे हैं। ये हमने पढ़ा कि हमारे पास टोटल स्किन की 2 लेयर्स थी। एक ऊपर वाली एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस की हमने मज़ीद 5 लेयर्स पढ़ी थी। सबसे ऊपर वाली पढ़ी स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर हमने पढ़ी ल्यूसीडियम, फिर हमने पढ़ी ग्रैनुलोसम, फिर हमने पढ़ी स्पाइनोसम और एंड वाली थी बेसिलाए, स्ट्रेटम बेसिलाए। इनकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम का पता होना चाहिए कि और इसका ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे सुपरफिशियल कौन सी है और डीप कौन सी है इसमें से। नेक्स्ट इज डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स एंड कोलाजन फाइबर्स होते हैं। ये दोनों आपकी एक प्रोटीन है जो कि आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स हैं। सेल के बाहर की जो प्रोटीन्स होती हैं वो हैं, और ये आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती हैं। अगर आप इसकी डेवलपमेंट की बात करो तो ये मीज़ोडर्म से डिराइव हुई होती है।
एक्टोडर्म ने एपिडर्मिस को बनाया था, मीजोडर्म ने डर्मिस को बनाना है। ये वेस्कुलर लेयर होगी, ये स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी, लिम्फ वेसल्स भी होंगे, नर्व्स भी होंगे और डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स भी होंगे, और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कोलेजन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, अपनी प्लेस में होंगे। जो हमने ये भी कोलेजन प्रोटीन पढ़ी थी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर पड़ी हुई होती है। तो इस प्रोटीन का काम क्या है कि इन जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको अपनी जगह पे रखना। ये जितने भी आपके अभी हमने डर्मल लेयर के अंदर स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, फैट सेल्स, ग्लैंड्स, इनको अपनी जगह पे रखना। ये जो ब्लड है डर्मल लेयर के अंदर, ये एपिडर्मल लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू डिफ्यूजन। डर्मल लेयर की फर्दर 2 जो हैं वो लेयर्स हैं। एक आपकी पेपिलरी लेयर है, पेपिलरी लेयर जो है वो उसी तरह से सुपरफिशियल होगी, डर्मिस की ऊपर वाली लेयर होगी। डीप जो होगी वो रेटिकुलर है। अब हम कुछ पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिंगरप्रिंट्स। ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये आपकी स्किन के ऊपर ये स्पेसिफिक होते हैं एक इंडिविजुअल के लिए। आपकी स्किन के ऊपर जो रिजेस एंड ग्रूव्स हैं, जो उभार और ढलवान है, वो आपके मिलकर फिंगरप्रिंट्स बनाएंगे। फिंगरप्रिंट्स जो है आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर, पाम्स के ऊपर, टोज़ एंड सोल ऑफ फुट के ऊपर पाए जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा जो स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल के लिए होगा। ये इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट के 3rd and 4th मंथ में बन जाते हैं। उस टाइम डेवलपमेंट के टाइम जैसा पैटर्न बनना होता है वो बन जाता है, लेकिन बर्थ के बाद उसका साइज़ चेंज होता है। सिर्फ जो पैटर्न इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बना वही रहेगा। ये आपकी फिंगरप्रिंट्स, ये आपके रिजेस हैं। रिजेस आपकी ये जो वाइट में लाइंस बनी हुई है ये आपके रिजेस होंगे, और इसके बीच में जो गैप है वो आपके ग्रूव्स हैं। नेक्स्ट इज क्रेसेस। क्रेसेस हमारे पास जॉइंट के ऊपर की जो स्किन की फोल्ड्स होते हैं उसको आप क्रेसेस बोलते हो, ठीक है। ये फ्लेक्चर लाइंस ओवर द जॉइंट, जब आप जॉइंट को मूव करते हो तो उसके ऊपर जो स्किन के फोल्ड बन जाते हैं आप उसको क्रेसेस बोलते हो। ये जो क्रेसेस के ऊपर वाली स्किन होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स स्किन, और ये डीप अटैच होती है टू द डीप फेशिया थ्रू द स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज। क्रेसेस वाली जो स्किन होगी उसकी अटैचमेंट डीप फेशिया के साथ होगी। डीप फेशिया जो है ना वो आपकी स्किन के एक नीचे की लेयर है। नेक्स्ट इज लैंगर्स लाइन। लैंगर्स लाइन जो है वो सर्जन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हमें सिर्फ इसका आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। ये वो टेंशन लाइंस हैं जो आपकी स्किन के नीचे पड़े हुए मसल की फाइबर्स की अरेंजमेंट को बताती है कि स्किन के नीचे जो मसल पड़ा हुआ है वो किस अरेंजमेंट में पड़ा हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है कि सर्जन्स ने जब कट लगाना होगा तो वो इन लाइंस के पैरेलल लगाएगा ताकि डैमेज टू सॉफ्ट स्ट्रक्चर कम से कम हो। अगर वो ऑपोजिट लगाएगा, इन लाइंस की ओरिएंटेशन के ऑपोजिट लगाएगा, तो स्कार ज़्यादा बढ़ेगा और हीलिंग जो है वो स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। ये आपकी स्किन क्रीसेस दिखाई गई हुई हैं कि आपकी ये जो फ्लेक्सर लाइंस हैं ओवर द जॉइंट्स की आपकी स्किन क्रीजेस हैं, और ये आपकी लैंगर लाइंस हैं, ठीक है। ये आपकी स्किन के नीचे पड़े हुए जो मसल है उसके फाइबर्स की ओरिएंटेशन बताती है कि किस तरह के फाइबर्स की अरेंजमेंट है।
जब वो इसी डायरेक्शन में कट लगाएगा तो एक तो सर्जन के लिए खुद कट लगाना इजी होगा, डैमेज कम से कम होगा नीचे वाले सॉफ्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, हीलिंग स्पीड अप हो जाएगी। नेक्स्ट है अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। अब हमारे पास अपेंडेजेस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं एपिडर्मिस के उसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं, यानी स्किन के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? हेयर फॉलिकल्स आते हैं, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड द स्पेशियस ग्लैंड। ये 4 स्ट्रक्चर्स आपके मिलकर अपेंडेजेस बनाती हैं स्किन की। हेयर फॉलिकल क्या है? ये एक केराटिन प्रोटीन है, इलास्टिक केराटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये आपका क्या है? हेयर फॉलिकल, ठीक है। हेयर है ये पूरा, किससे मिलकर बना हुआ है? इलास्टिन केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके नीचे एक एक्सपेंडेड पोर्शन होता है जिसको आप हेयर बल्ब बोलते हैं। ये जो आपको एक जो है वो एक एक्सपेंडेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। फॉलिकल्स जो हैं वो ओब्लीक पड़े हुए होते हैं। जो एक्सपेंडेड उसकी एंड है उसको आप हेयर बल्ब बोलते हो। ये पेनिट्रेट किया हुआ होता है डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस के अंदर। Each hair bulb is concave at its end. This concavity is occupied by vascular connective tissue called the hair papillae. कि अब ये जो हमने हेयर बल्ब पढ़ा है, जो इसका एक्सपेंडेड पोर्शन पढ़ा है, ये आपका क्या है? कनकेव होता है अपने एंड के ऊपर। और इसकी जो कनकेविटी है वो यानी एक तरह से डिप्रेशन है, ठीक है। और उस डिप्रेशन के अंदर हमारे पास वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है जिसको आप हेयर पेपिलाए बोलते हैं। इसके साथ आपका एक स्मूथ मसल का जो फाइबर है या स्मूथ मसल जो है स्किन का वो अटैच हुआ होता है जिसको आप एरेक्टर पिलाई मसल बोलते हो। ये मसल सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से जो है वो इनर्वेट किया जाता है, यानी इस मसल की जो करंट सप्लाई है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आएगी। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके जो हेयर्स हैं वो एरेक्ट पोजीशन के अंदर चले जाएंगे, जिसे गूज बम्प्स बोलते हैं। इस तरह से आपका ये जो जब आपके किसी भी कंडीशन की वजह से बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसे आप गूज बम्प्स बोलते हैं, उसके पीछे ये फिनोमेना हो रहा होता है कि आपके हेयर के साथ स्मूथ मसल अटैच होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है और उसके रिजल्ट में जो आपका हेयर ऑब्लिक पोजीशन में पड़ा हुआ होता है वो एरेक्ट पोजीशन के अंदर चला जाता है। बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जो हेयर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। हेयर ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हेयर ग्रोथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, रैपिड पेस पे होगी, जबकि कहीं पे स्पीड जो होगी वो उसकी स्लो होगी। नेक्स्ट आवर स्ट्रक्चर इज़ नेल्स। नेल भी उसी तरह से हमारे पास केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये प्लेट्स होती हैं। ये आपकी एंड्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर डोर्सल सरफेस के ऊपर लगे हुए होते हैं, यानी आपके पाँव और हाथों की डोर्सल सरफेस के ऊपर लगी हुई होती हैं प्लेट्स। अब नेल के जो पार्ट्स हैं हमारे पास, नेल का जो विजिबल पार्ट है जो आपकी स्किन से बाहर पड़ा हुआ है वो आपकी नेल प्लेट कहलाती है। नेल रूट आपकी स्किन के अंदर की पड़ी हुई स्ट्रक्चर है। नेल फोल्ड्स आपके वो फोल्ड्स हैं जो आपके ग्रूव्स के आसपास की स्किन है, और नेल बेड आपके पास वो एरिया है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेल। ये आपको उसने दिखाया हुआ है कि ये जो आपकी स्किन के बाहर की जो नेल प्लेट है केराटिन से बनी हुई, ये आपकी नेल प्लेट कहलाएगी। स्किन के नीचे जो एम्बेडेड पार्ट होगा
नेल का, वो आपका क्या कहलाएगा, नेल रूट। नेल बेड जो है इस स्किन का वो हिस्सा या इस नेल प्लेट के नीचे का जो हिस्सा होगा वो नेल बेड कहलाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो हमारे पास होलोक्राइन ग्लैंड है। होलोक्राइन ग्लैंड हमारे पास वो वाले ग्लैंड होते हैं जिनकी अपनी डक्ट्स नहीं होती। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशंस जब प्रोड्यूस कर लेते हैं, इन ग्लैंड्स के जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जब उन सेल्स के अंदर सिक्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं तो वो सेल्स जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं। बर्स्ट करने के बाद उनका जो सिक्रेशंस होती हैं वो रिलीज़ कर दी जाती हैं। ये ग्लैंड जो है वो होलोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। ये पाम और सोल के अलावा बॉडी की बाकी सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी जो पाम की स्किन होगी और जो सोल की स्किन होगी उसके ऊपर सेबेशियस ग्लैंड नहीं होंगे, बाकी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होंगे। ये अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो फॉलिकल के अंदर पोर कर देते हैं, यानी इनकी अपनी डक्ट्स नहीं है। ये हेयर जो आपका हेयर होगा उसके आसपास पड़े हुए होंगे लाइक दिस। ये हमने हेयर बल्ब पढ़ा था, ये हमने उसका शैफ्ट पढ़ा था, ये हेयर फॉलिकल पढ़ा था, इसके साथ ये अटैच होंगे। ठीक है, हमने कहा कि सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो होलोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी इस ग्लैंड के जो सेक्रेटरी सेल्स होंगे वो अपनी सिक्रीशंस बनाने के बाद बस्ट करके अपनी सिक्रीशंस को जो है वो रिलीज़ कर देंगे और इस तरह से ये इसकी सिक्रीशंस जो हैं वो हेयर के थ्रू सरफेस के ऊपर लाई जाएंगी। अब सेबेशियस ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो सीबम है। सीबम इज़ एन ऑयली मटीरियल। ये फेस और स्कैल्प के ऊपर ज़्यादा होते हैं एंड दे टेंड टू इंक्रीज इन साइड अंडर द एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन। के एंड्रोजेनिक जब स्टिमुलेशन होगी तो उस स्टिमुलेशन के इन्फ्लुएंस में इनके सिक्रेशन या इनका नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एक कंडीशन आती है जिसको आप एक्ने बोलते हैं, स्किन कंडीशन। नेक्स्ट इज़ हमारे पास स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है वो हमारे पास स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होंगे। ये हमारे पास डक्टल ग्लैंड्स हैं, इनकी अपनी डक्ट्स होती हैं। लॉन्ग स्पाइरल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा इनका, लॉन्ग होगा और ये स्पाइरल शेप्ड होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द नेल बेड्स, मार्जिन्स ऑफ द लिप्स, ग्लैंड पेनिस एंड द एयर ड्रम। ये वो एरियाज़ हैं बॉडी के या ये वो प्लेसेस हैं बॉडी की जहाँ पे आपकी स्वेट ग्लैंड जो होंगे वो नहीं होंगे। स्वेट ग्लैंड ज़्यादा कहाँ पे हैं, पाम्स में, फॉरहेड में एंड सोल में। ये मोस्ट डीप स्ट्रक्चर है, यानी अभी हमने हेयर पढ़ा, नेल पढ़े और सेबेशियस ग्लैंड पढ़े। ये इवन आपकी स्किन के नीचे पड़ी हुई, स्किन की जो डर्मल लेयर की सबसे निचली लेयर थी उसके भी एंड पे पड़ा हुआ होता है, इतना डीप स्ट्रक्चर है ये। इसकी सिक्रीशन जो है वो स्वेट है, जो कि एक सॉल्टी और क्लियर वाटरी सिक्रीशन होती है। जो एक्जिला और लेबिया मेजोरा या एनल मार्जिन के स्वेट ग्लैंड्स होंगे, उनकी सिक्रीशन नॉर्मल स्वेट ग्लैंड से थिकर होगी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में कि स्किन के फंक्शंस क्या हैं। स्किन के फंक्शन सिक्रेशन है, प्रोटेक्शन है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, आपकी सेंसेशंस हैं, एक्सक्रीशंस हैं, विटामिन डी की सिंथेसिस है, स्टोरेज है, पीएच रेगुलेशन है एंड रिपेयर आफ्टर ट्रॉमा है। सेंसेशन का आपको पता है किस तरह से आपकी स्किन के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, नर्व सप्लाई है
इनर्वेशन है, सेंसरी इनर्वेशन है, आपके स्किन के ऊपर डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलाई को सेंस करने की एबिलिटी है। प्रोटेक्शन किस तरह से है कि आपकी, हमने भी पढ़ा था कि सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आपकी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो प्रोटेक्ट करती है, इस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह से है कि टेम्परेचर रेगुलेशन हमें पता है कि आपका स्वेटिंग के थ्रू टेम्परेचर को जो है वो हीट लॉस में जो है वो हेल्प आउट करती है। एब्जॉर्प्शन इस तरह से कि सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। उस स्वेट के अंदर आपके सॉल्ट्स और वाटर जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है। विटामिन डी की सिंथेसिस अभी हमने पढ़ा कि सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज करता है। स्टोरेज इस तरह से कि हमारे पास स्किन के अंदर एक लेयर होती है, स्किन के बिल्कुल नीचे, जिसको हम फेशिया बोलते हैं। उस फेशिया के अंदर फैट स्टोर होता है। वो फैट स्टोर जो है वो स्किन इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है। हीट की आपकी जो हीट लॉस है उसको प्रिवेंट करता है। पीएच रेगुलेशन में भी इसी तरह से काम करेगा। और रिपेयर आफ्टर ट्रॉमा जो है उसमें किस तरह से होगा कि जब आपकी स्किन किसी तरह से रप्चर हो जाएगी तो उसको रिपेयर करेगा। दिस वॉज अबाउट स्किन एंड द मोशन। आपका टास्क ये है कि आपने मंडे को सारी बॉडी के जितने मेजर जॉइंट्स हैं, यानी शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, इन जॉइंट्स के ऊपर जो मूवमेंट्स हो रही हैं ये आपने मुझे लिख कर देना है एक पेज के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।